कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका केंद्र राज्य संबंध का हम लोग समापन कर लेंगे। 6 क्लासेज इसमें लगी हैं और ये सबसे लेंदी टॉपिक आपके पॉलिटी का है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो केंद्र राज्य संबंध सबसे लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो हम उसको आज एंड करेंगे और ये मान के चलिए जहां से जितना भी आपने इस टॉपिक के नोट्स बनाए हैं वो आपके प्रॉपरली तैयार होने चाहिए और जो सोर्स आपके पास है उससे एक बार उसको क्या करोगे, क्रॉस चेक कर लोगे और आपका वो टॉपिक ही एंड हो जाएगा। इसमें आपको केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के आपके विधायी संबंध, उसके अलावा केंद्र राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, आपको भले ही क्लास का ड्यूरेशन लंबा लगता हो, लेकिन ये अगर आप एक क्लास पूरा पढ़ोगे, एग्जाम में आने लायक आपको 4 या 5 फैक्ट एक टॉपिक से मिलते हैं और वो जो फैक्ट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। आजकल मैं कह रहा आपसे कि ये ऑफ सीजन है, जिसका होना था हो चुका है। ठीक है, आपको मान के चलिए सभी एग्जाम का फाइनल आ चुका है। एक फॉरेस्ट गार्ड बचा है, कनिष्ठ सहायक का लोक सेवा आयोग से बचा है। इन 2 एग्जाम के बाद एक बंदी रक्षक का जो एग्जाम होना है, उसके अलावा आपका जो जनरल एग्जाम है फिलहाल के लिए कोई भी नहीं। अब देखिए, इन क्लासेस को पढ़ने वाले ऐसे छात्र हैं जो लिमिटेड बच गए हैं, यानी जो मौसमी ना हो के जो ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल उनका बेहतर होगा और वो प्रॉपर तरीके से इस चीज की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इसका फायदा बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आप बस डटे रहिए, आपको छोड़ना नहीं है। आपको ज्ञान ही तो मिल रहा है ना। क्या ज्ञान लेना बुरी बात है? क्या नॉलेज लेना बुरी बात है? आपका टॉपिक भी तैयार हो रहा, आपका एग्जाम भी क्रैक होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हालांकि मैंने सोचा था आज की वीडियो में ही आज एक टॉपिक एंड कर दूंगा आपका, कि आप मतलब ये समझा दूंगा कि आखिर आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट है, जैसे आरओ यारो तैयारी या दरोगा की तैयारी या किसी भी जनरल एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सर दृष्टि के नोट्स हैं, दृष्टि की किताब है या परीक्षा वाणी की है हमारे पास, जो भी है आपके पास, इसके नोट्स कैसे बनाए, मतलब क्या हमें खुद भी पढ़ना है, क्या करना है, इसके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो आज मैं आपको इवनिंग में दूंगा। ठीक है, लगभग 20 मिनट की वीडियो आपके लिए रहेगी। उसमें आपको मैं टोटल समझा दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके बेहतर के लिए होगा। उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग। ठीक है, देखिए केंद्र राज्य संबंध के तहत आज हम अंतिम आयोग जो है उसको कंप्लीट करेंगे, वो है पुंछी आयोग। ठीक है, देखिए इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसने ना बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस की हैं, यानी मदन मोहन पुंछी जो आयोग है बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन इनकी है, तो इतना हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस आयोग को बच्चों केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा गठित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में गठित किया गया था। ध्यान रखना इसको, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में इसको गठित किया गया था और किया किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे मदन मोहन पुंछी, यानी इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? मदन मोहन पुंछी, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष। अब इसका जो मुख्य कार्य था इस आयोग का, वो क्या था? केंद्र राज्य सेंट्रल स्टेट संबंध को लेके, यानी इनको संबंध को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इस पे काम किया जाए, उसको लेके इसका संबंध है। ठीक है, अब देखिए इसको गठित करने का मेन मोटिव क्या था, मेन इंटेंशन क्या था? जो सरकारिया आयोग बना था 1983 में, कल मैं पढ़ा चुका हूं। सरकारिया आयोग के 2 दशक बाद, यानी 1983 के बाद सीधे 2007, सोचो उन 2 दशकों में कैसे उस आयोग के जो रिकमेंडेशन थी उस पर प्रगति हुई, कैसे अब हमको कुछ और उसमें मॉडिफाई करना है, या बदलती हुई परिस्थितियां, जो वर्तमान कंडीशन है संविधान को, उसके अनुरूप संविधान में जो चेंजेस करने हैं या केंद्र राज्य संबंध में जो और चेंजेस करने हैं, उसको किस तरीके से हम लोग आगे लेके जाएं, उसको रिकमेंड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसको बोला जाता है सामान्य भाषा में पुंछी आयोग। ठीक है, अब आपके एग्जाम में तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं ना, पुंछी आयोग का संबंध किससे था, मदन मोहन पुंछी आयोग को किस वर्ष गठित किया गया था, ठीक है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, जब आपको पता है 1983 में सरकारिया आयोग बना था, कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 1983 में सरकारिया आयोग बना था। इस आयोग ने क्या, मतलब इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 20 साल पर क्या प्रगति हुई? इसके अलावा वर्ष 2000 में एक बहुत फेमस आयोग गठित हुआ जिसको बोलते हैं वेंकट चिलैया आयोग। वेंकट चिलैया आयोग, ठीक है, ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और ये सामान्य भाषा में संविधान समीक्षा आयोग है ये। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है वर्ष 2000 में
किसकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था? तो आप बताओगे चिलैया, या सीधे पूछेगा चिलैया आयोग का संबंध किस चीज से है? तो संविधान की समीक्षा के लिए। और तीसरा, वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया वर्ष 2005 में। और ये जो 2005 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली। ठीक है, वीरप्पा मोइली लिख लो, मोइली जो भी लिखते हो आप लोग, ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखो बच्चों, इसमें आपको मैं बताता हूं क्या हुआ था। जो ये सब चीजें हैं, इन आयोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशन दी। इन्हीं आयोगों की मदद से, इन्हीं आयोगों की मदद से ये जो मदन मोहन पुंछी आयोग है, इसने कई अपनी रिपोर्टों को प्रकाशित किया है। ठीक है, अब आपको देखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। कल हाँ, एक जो मैंने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ाया था ना, ध्यान से सुनना आप, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसमें मोरारजी देसाई, मैंने शायद मुख्यमंत्री बोले, उप प्रधानमंत्री बने थे वो, मुख्यमंत्री कट करके उप प्रधानमंत्री बन गए थे वो। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपना पद यहां से छोड़ दिया था और किसको, जो के हनुमंतैया है, उनको प्रशासनिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये वीरप्पा मोइली है। ठीक है, वीरप्पा मोइली कर दो, ऐसे कर दो, इसको मोइली कर दो। ठीक है, वीरप्पा मोइली कर देना इसको। तो ये जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था, इन आयोग या इनके जो मतलब अपने आप में समीक्षा है या इनके जो पॉइंट्स है, इसी की मदद से पुंछी आयोग का भी क्या किया गया था, मतलब पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। ठीक, अब देखना बच्चों, ये जो आयोग था, इसका बेसिकली कार्य क्या था, इस आयोग ने क्या काम करना था, इसका महत्वपूर्ण जो काम था, क्योंकि है तो केंद्र राज्य संबंध से, तो इसने क्या किया, संविधान के अनुरूप, यानी जो संविधान चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, यानी आज की जो कंडीशन है, उसमें केंद्र राज्य की समीक्षा क्या होगी। ठीक है, लिखो, संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल स्टेट यानी केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा, संबंध की समीक्षा इसके द्वारा क्या करनी थी, की गई थी। ठीक है, यानी संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य की समीक्षा के लिए इसको गठित किया गया था। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य मतलब जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना है, विधायी या प्रशासनिक संबंध वर्तमान में कैसे होने चाहिए, इसके अलावा आपातकाल में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों में यानी कैसी समीक्षा, किस चीज की, यानी ऐसे लिखो ब्रैकेट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग आदेश देता है ना, तो यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए। इसके अलावा विधायी ऑब्लिक प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के, जो मैं पढ़ा चुका हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्यपाल की भूमिका मैंने पढ़ा रखा है आपको ये। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका। इसके अलावा आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध कैसे होने चाहिए, आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और इसके अलावा आपका आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध के अलावा एक और पॉइंट आप लोग लिखो कि इनके यानी जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो है, यानी कि पंचायती राज जो संस्थान है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो लिखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भूमिका। ठीक है, की भूमिका। तो कहने का ये मतलब है, ये जो आयोग था ये बेसिकली क्या चाहता था, क्योंकि 1983 में सरकारिया आयोग बना था, उसके 20 वर्षों बाद अगर किसी 20 से 25 वर्षों बाद कोई आयोग गठित हो रहा है तो वो देखेगा कि उसकी जो रिकमेंडेशन है क्या वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे वो सुटेबल होती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के दौर में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग डिसीजन स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं, क्या उनका अनुपालन किस तरीके से हो, वित्तीय या प्रशासनिक या विधायी संबंध को कैसे हम डील करें, राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए, आपातकाल में केंद्र राज्य के संबंध क्या होने चाहिए, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से यानी अपने आप में पंचायती राज संस्थान जो है उनकी इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इन सब की समीक्षा के लिए क्या बनाया गया था, पुंछी आयोग। इसके अलावा इसने ये देखा
पिछले 2 दशक में, यानी जब ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था, उसमें सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति का अध्ययन किया और उसकी सिफारिश की। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट को पिछले 2 दशक में, 2 दशक का मतलब समझिए जब इसका गठन हुआ था उससे 20 साल पहले से। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति व समीक्षा, पिछले 2 दशक में सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति व समीक्षा। ठीक है, वह उसकी समीक्षा। इन सब चीजों को देखते हुए इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया और वो रिपोर्ट था वर्ष 2010 में, यानी अप्रैल 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो की सहकारी संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी सहकारी मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी मैंने आपको पढ़ा रखा है संघ यानी संघवाद। भारत में केंद्र और राज्य के बीच ऐसा संघ होना चाहिए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करे, कोऑपरेटिव यानी सहकारी संघवाद की भावना को इसने बहुत महत्वपूर्ण दिया। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है केंद्र राज्य के संबंध में से इसमें से किस आयोग के द्वारा सहकारी संघवाद को अत्यधिक बल दिया गया, तब आपका आंसर होगा मदन मोहन पुंछी आयोग। ठीक है, अब देखना है आपको, क्योंकि पुंछी आयोग, अब इसने बेसिकली बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसका गठन तो कर दिया मैंने बताया, इसकी कुछ परेशानियां भी थी। परेशानी क्या, इसकी लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या थी वो आपको मैं बताता हूं। यानी पुंछी आयोग को बना तो दिया, इसकी सीमाएं लिखो, सीमाएं। और सीमाएं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं आप जानते हैं, सीमाओं का मतलब है बच्चों राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व और कार्य क्षेत्र। राज्यों के मामले में केंद्र के दायित्व, भूमिका यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रोल क्या है, किसका, राज्यों के मामले में किसका, केंद्र सरकार का। ठीक है, यानी केंद्र की भूमिका, दायित्व व कार्यक्षेत्र, जबकि अब देखिए इसने इसको कहा गया था, आप एक काम करोगे राज्यों के मामले में केंद्र की भूमिका देखोगे, यानी आप स्टेट के किन मैटर पे केंद्र की क्या भूमिका होती है। यानी केंद्र जैसे कोई पर्टिकुलर मैटर पकड़ दिया मैंने, उसमें केंद्र क्या करेगा, केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, केंद्र का क्या रोल होगा और केंद्र का कौन सा फील्ड होगा जहां केंद्र काम करेगा। जबकि किन किन मामलों में देखो, पहला इससे कहा गया आप एक काम करना, राज्य में लंबे समय तक अगर सांप्रदायिक या जातिगत हिंसा होती है तो केंद्र क्या करेगा, वहां पे आप रिकमेंड कीजिए, आपका दायित्व आप बताइए केंद्र की, आपकी भूमिका केंद्र की क्या होगी और कार्यक्षेत्र क्या होगा केंद्र का, आप बताइए। तभी मैंने लिखा जबकि, जैसे राज्य में लंबे समय तक सांप्रदायिक जातिगत हिंसा हो, यानी अगर किसी राज्य में बहुत लंबे समय तक सांप्रदायिक या जातिगत हिंसा होती है, वायलेंस होता है, तो उस समय केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में आप रिकमेंड करिए। दूसरा, नियोजन व बड़ी परियोजना में, यानी किसी राज्य में कोई प्लानिंग हो रही है, कोई प्लान कर रहे हैं किसी स्टेट के लिए, या कोई बड़ी परियोजना है जिसमें 15 से 20 साल लग जाते हैं, उसमें केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, परियोजना में। अब आप कहोगे सर ये याद करने बिल्कुल नहीं, पेपर में आएगा ही नहीं, हो पेपर में आना थोड़ा ना, ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट आपको केंद्र राज्य संबंध में कितना भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, कैसे भी घुमा फिरा के आपके कान को कहीं से भी पकड़े, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली पुंछी आयोग कब बना, क्या इसके रिकमेंडेशंस थी, क्या हमने ये देखना है। ठीक है, इसके अलावा इसने ये कहा कि पंचायती राज संस्थानों को स्वायत्तता के संदर्भ में केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। तीसरा लिखो, पंचायती राज संस्थाओं यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता के मामले में ठीक है, केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। इसके अलावा स्वतः नियोजन व जिला स्तर के बजट, पृथक बजट, यानी जो कोई नियोजन का मामला है, प्लानिंग का है या जिला स्तर पर बजट आवंटन करना है उसमें। ठीक है, लिखो स्वतंत्र नियोजन, मैंने प्लानिंग व जिला
स्तर पर पृथक बजट हेतु उसमें केंद्र की क्या भूमिका होगी, आप इसको क्या करोगे, रिकमेंड करोगे, इस आयोग से कहा था। ठीक है, इसके अलावा देखना बच्चों, केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त विभिन्न मदों के संदर्भ में, यानी केंद्र सरकार जो होती है राज्यों को विभिन्न मदों पे पैसा देती है, उसमें केंद्र की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदत्त विभिन्न मदों में, विभिन्न मद मतलब जो अलग अलग होते हैं ना, हेड, किस हेड में कितना पैसा, उसमें केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा पिछड़े राज्यों की उन्नति में वो उनके लिए जो योजनाएं बन रही है उसमें निर्माण व क्रियान्वयन में क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, लिखो पिछड़े राज्यों के लिए निर्मित योजनाओं में केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। पिछले राज्यों के लिए निर्मित योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में लिख लो। ठीक है, में केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। और लास्ट लिखो आर्टिकल 355 के मामले में। ठीक है, ये बहुत आता है आर्टिकल 355 के मामले में। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 355 क्या है, कल भी इसको बहुत चर्चा में, इसमें बच्चों ये कहा गया है, अनुच्छेद 355 बहुत है, केंद्र सरकार का राज्यों की सुरक्षा का दायित्व है। राज्यों में अगर कोई हिंसा होती है, राज्य अगर ट्रबल में होते हैं, तो केंद्र का ये दायित्व है कि वो राज्यों की इस परेशानी से हेल्प करे। जो सशस्त्र बल वाला कॉन्सेप्ट था, यानी सशस्त्र बल का मतलब आर्म्ड फोर्स, जो हथियार लेके जो फोर्स होती है उसको केंद्र उसमें राज्यों में भेज सकता है। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है, केंद्र का ये दायित्व होगा कि वो राज्यों को आंतरिक अशांति या हिंसा या राज्यों को जो परेशानी है, ट्रबल है, वायलेंस हो रहा है वहां पे, उसके मामले में केंद्र उनकी हेल्प कर सकता है। तो इसी आर्टिकल का यूज करते हुए केंद्र क्या करता है, राज्यों में सशस्त्र बल भेज देता है, आर्म्ड फोर्स भेजता है। तो राज्यों को लगता है कि केंद्र का हमारे मामले में हस्तक्षेप है। ठीक है, इस मामले में भी इसको क्या करनी थी, अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके अलावा जो केंद्रीय विधि मतलब इसने एक दो चीजें और बताई थी, वो हमने लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये इसकी बेसिकली सीमाएं आदि कर दो, इसको पेपर में आना है नहीं इतना, आपका बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो क्वेश्चन ये आना, सीमाएं आपने एक मतलब आंख से पढ़ना है, दूसरे आंख से भूल जाना है, इसको ये कुछ नहीं आना है। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट पूछ सकता है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। देखो इसने अपनी रिपोर्ट बच्चों वर्ष 2010 में सौंपी। ठीक है, वर्ष 2010 में इसकी रिपोर्ट को जो है केंद्र सरकार को मिली थी, और इसने जो है सहकारी संघवाद पे बल दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखो इसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दिया इसने। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से किस आयोग के द्वारा सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दिया गया, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या होगा, मदन मोहन पुंसी आयोग होगा। ठीक है, अब देखो क्या हमने इसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ये तो अभी भी स्टडी हो रही है इसकी रिपोर्ट पे, कहाँ लागू हुई है, इसने तो 13, 14, 1500 पेज में अपनी रिपोर्ट दी है। क्या अब हम एग्जाम के लिए 14, 1500 पेज की इसकी रिपोर्ट पढ़ें, मतलब ही नहीं होता है इसको पढ़ें। आपके पास जो भी किताब होगा उसमें से आप क्या करना, मदन मोहन पुंसी आयोग की महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देख लेना। क्या कहा, कुछ नहीं कहा इसने क्या कहा, जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है, मुझे आप बताइए ध्यान से, मैंने सब पढ़ा रखे हैं। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोथ बनाती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका कानून माना जाता है, संसद का माना जाता है। इसने क्या कहा, समवर्ती सूची में जब भी संसद कोई कानून बनाएगी राज्यों की सहमति ले ले, एक बार राज्यों को विश्वास में ले। ठीक है भाई, अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि अरे इसने ऐसी रिपोर्ट दी मैं याद करता हूं, आपको तो ये पता ही है ना, अब आपको लिखने की क्या जरूरत है बताओ। अब इसका आप पॉइंट लिखना चाहते हो तो पहला पॉइंट इसमें चाहो तो लिख लो कि समवर्ती सूची में केंद्र राज्य के भी समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने से पहले राज्यों की सहमति ले लेनी चाहिए। एक इसने ये पॉइंट कहा, लिख लो इसमें अगर चाहो तो, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने से पहले राज्यों की सहमति ले लेनी चाहिए। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने से पहले राज्यों की सहमति ले लेनी चाहिए, ये बोला था इसने। जबकि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब उनके बीच विवाद क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच कई बार क्या करते हैं, पावर तो दोनों के कानून बनाने की समवर्ती सूची में, तो अगर केंद्र की जगह राज्य अगर कोई कानून बना रहे तो केंद्र को पसंद नहीं आया, उसी पे कानून केंद्र ने बना दिया, तो उनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा लिख लो, राज्यों को जो भी विषय दिए गए हैं, राज्य जिस विषय पे भी कानून बनाएगी उसमें संसदीय सर्वोच्चता को संयम से बरतना चाहिए। अर्थात देखो पहला पॉइंट तो मैंने कहा, समवर्ती सूची में अगर कानून बना रहे हो, समवर्ती सूची में अगर केंद्र कानून बनाए तो राज्यों को क्या लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, राज्यों को सहमति की स्थिति में लाना चाहिए,
सहमति की स्थिति में। अब दूसरा क्या कहा, राज्य को आपने जो विषय सौंपे हैं, राज्यों को सुपुर्द, यानी एक ऐसे सब्जेक्ट जो राज्यों को दिए हैं, तो लिखो राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों में संसदीय सर्वोच्चता, राज्यों को सुपुर्द मामले में संसदीय सर्वोच्चता, यानी संसदीय सर्वोच्चता का मतलब जो आपने राज्य को सुपुर्द विषय, यानी कौन से विषय, राज्य सूची पे कौन बनाती कानून, राज्य सरकार। समवर्ती पे क्या करती है, दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें संसदीय सर्वोच्चता अपनानी है, अर्थात कई ऐसे मैटर होते हैं जिस पर राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून बना सकती है। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया बताओ, विधायी संबंध में मैं पुराना अगर कहीं से लिंक कर रहा हूं तो सारा पढ़ाया है आपको, ठीक है। राज्य सूची के कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर केंद्र कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 याद करो, ठीक है, आर्टिकल 249 याद करो। राज्य सूची के कुछ विषयों में केंद्र कानून बना सकते हैं, राज्यसभा उसको अनुमति दे सकती है, ठीक है। तो अगर राज्य सूची को अगर कोई विषय है या समवर्ती पे कोई विषय है जहां राज्यों को मामले, तो उसमें कई बार संसदीय सर्वोच्चता उत्पादित होती है, तो इसको संयम से बरतना चाहिए। यानी संसदीय सर्वोच्चता में संयम दिखाना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए। ये नहीं कि राज्य के मामले में अपने सर्वोच्चता दिखाऊं, उनके बीच आपस में विवाद न हो, ठीक है। इसके अलावा केंद्र केवल राष्ट्रहित के मामलों पर कानून बनाए, यानी समवर्ती सूची में केंद्र केवल राष्ट्रहित के मामले में कानून बनाए। समवर्ती सूची में केंद्र केवल राष्ट्रहित के मामले में कानून, ये भी इसने कहा था, केवल राष्ट्रहित में कानून बनाए, राष्ट्रहित में कानून बनाए, ठीक है। इसलिए इसके अलावा इसने क्या कहा था आपको पता है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल के संबंध में सहकारी आयोग की रिपोर्ट का पालन किया जाए। राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश को माना जाए, ठीक है, आयोग की सिफारिश। अब आप कहोगे सरकारी आयोग की सिफारिश मतलब कल बताया नहीं था मैंने, ये सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि राज्यपाल गैर दलीय होना चाहिए, किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसने ये भी कहा राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स 5 वर्ष कर दो, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल इसने कहा कि 5 वर्ष कर दो आप लोग फिक्स, और उसको हटाने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बैठता है ना राज्यपाल, तो जब चाहे हटा दो जब चाहे बिठा दो। उसने कहा ऐसा मत करो, आप फिक्स 5 साल का कार्यकाल करो और उसको पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार ही मत पे निर्भर रहे, ऐसा नहीं 5 साल खत्म हो गया खुद ही पद से हट जाएगा, ठीक है, उसने ये कहा था। इसके अलावा इसने कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग है ना, तो इसके लिए भी हटाने हेतु महाभियोग ले आओ, महाभियोग का इसका प्रावधान कर दो। जैसे हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान करते हैं, इसको हटाने के लिए भी महाभियोग का प्रावधान किया जाना है, ठीक है। और राज्यपाल जो कई बार क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन वो पॉइंट भी पढ़ा होगा, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित कर दे। तो राज्यपाल के पास कई बार विधेयक जाते हैं, टाइम पीरियड ही नहीं है उसके पास, क्यों कितने टाइम में उसको सैंक्शन करे। जैसे राज्य विधानसभा ने कोई बिल बनाया, पास किया, लास्ट में किसके साइन के लिए जाएगा, राज्यपाल, तो उसके बाद टाइम ही नहीं है कि इतने टाइम में, तो वो 6 माह का फिक्स कर दोगा इसने, ठीक है। तो लिखो राज्य विधेयकों को राज्यपाल 6 महीने के अंदर निर्णय ले, राज्य विधेयक पर राज्यपाल 6 माह में निर्णय ले, 6 माह में निर्णय। 6 माह में निर्णय का मतलब होता है या तो आप इसको पास करो या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करो, ऐसा थोड़ा कि अपने पास उसको पेंडिंग रखोगे, ये भी इसने कहा था, ठीक है। इसके अलावा इसने 1-2 पॉइंट, 2-4 पॉइंट, 10, 15, 20, 100 पता नहीं कितने पॉइंट गए थे, उतना हमने नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये टॉपिक आपका एंड हो गया। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़े, नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको मैं बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और उसके कुछ मेन पॉइंट जो कि आ गए, तो यहां से जैसे पहले कहते हैं यहां से सुनो यहां से निकाल दो, अब यहां से देखना है यहां से बंद कर देना है। कहने का मतलब आप एक बार खाली मोटा मोटा देखोगे ना पेपर में कितना घुमा के क्वेश्चन आ जाए। आपको तो सिर्फ फैक्ट देखने हैं, आप पूरी क्लास पढ़ लोगे आपको 4-5 फैक्ट मिलेंगे और वो फैक्ट ऐसे होंगे ना आजीवन नहीं भूल पाओगे। तो कहते ना हम पॉलिटी पढ़ लें, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, पढ़ोगे क्या फिक्स चीजें, ये कब हुआ, ये क्या हुआ, अरे भाई ये भी तो पढ़ो, ये भी तो काम की चीजें है ना। अभी देखो लिमिटेड बच्चे पढ़ रहे हैं, लिमिटेड बच्चे पढ़ने से आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगी, अब निरंतरता इसमें आ गई है डीप क्लासेस में, अभी चलते रहेंगी। अब जैसे ही आरओ का विज्ञापन पीसीएस, लोअर पीसीएस निकलेगा या दरोगा वगैरह ही निकलेगा, इनके अंदर हपड़ थपड़ हो जाएगी, सर कहां से पढ़े। इसलिए ऐसा है लगे रहो, जैसे ही विज्ञापन आएगा प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे कैसे आपको करना है, क्या करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो नहीं पढ़ रहा होगा उसकी आत्मा उसमें परमात्मा की ओर सिधार रही होगी डर के हमारे, ठीक है। कहेगा अरे सर कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, अब नहीं हो पा रहा, ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं आज आपको इवनिंग में एक वीडियो दूंगा
दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बच्चों की कैसे चीज़ों को नोट्स के साथ बनाना है, नोट्स अपने कैसे प्रिपेयर करने, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है किताबें तो ले ली, समझ में नहीं आ रहा नोट्स कैसे बनाए, कौन से नोट्स बनाने, उसके रिगार्डिंग मैं आपको 20 मिनट की वीडियो इवनिंग में दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।